Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 फरवरी 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्ट होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया गया है, वहां पर जाकर आप मुझसे कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है खासकर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ लास्ट में वन वर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। मतलब कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो सुनना है, देन उसके बाद लास्ट में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। इन क्वेश्चंस को लगाने का सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस इतना है कि आप वीडियो को अच्छे से सुनो, देन उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश भी करो। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चन के आंसर कीज़ को देखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो मैं आप लोग को आंसर कीज़ बता देता हूं ताकि आप लोग देख सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। आपको वीडियो थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा, ये वीडियो ब्लर नहीं है, ये यही वाला पिक्चर ब्लर है, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट लेकर लगाया गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ क्लियर आएगा, लेकिन समझने के लिए ये काफ़ी हम लोग आराम से देख पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछा गया था, जो JCPOA है जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील प्लस P5+1 के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर कौन सी परमानेंट 5+1 कंट्रीज़ हैं? तो इसमें है चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ये। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022 और 23 के बजट के अंदर अनाउंस किया है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक तरीके से हिली एरियाज़ के अंदर जो पहाड़ हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। तो बेसिकली वो किस स्कीम के तौर पर लेकर आया गया है? तो वह है पर्वतमाला स्कीम। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ऐसा कौन सा रिजर्व है जो कि यहाँ पर भारत का है और पहला रिजर्व है जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन मिला है? तो वह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो फॉकलैंड आइलैंड है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम है मालविनस आइलैंड या फिर स्पेनिश इस्लास मालविनस आइलैंड, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। कल मैंने आप लोग को ये पूरा डिस्प्यूट समझाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ऐसे कौन से बॉन्ड होते हैं जिनको कंपनीज इशू करती हैं या कंट्री या फिर कुछ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये सब लोग यहाँ पर इन बॉन्ड्स को इशू करते हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली वो खासकर एनवायरमेंट की पॉजिटिविटी के लिए लेकर आए जाते हैं, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए लेकर आए जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि देखो यूएस का एक बहुत बड़ा सैंक्शन है जिसको हम लोग कार्टसा के नाम से जानते हैं। तो कल क्वेश्चन में कार्टसा मेंशन था, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपसे कार्टसा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वो है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। आई होप आप लोगों ने सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्टली दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही बात जो कि डेली बेसिस पर बोलता हूं, अगर आप लोग चाहो तो साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, उसको डाउनलोड करना। और जब भी आप लोग को टाइम मिले इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। अब जो पहला आर्टिकल है वहाँ पे बात की गई है एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में। हरियाणा भी रिसेंटली एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आ रहा है, हरियाणा के कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। तो पहली चीज़ तो इस आर्टिकल को हम लोग सिंपली रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 पॉलिटी से, है ना। अब बात करते हैं एंटी कन्वर्जन बिल, यानी कि जो कन्वर्जन होता है उसको रोकने का ये काम करेगा। तो हाल ही में पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझने वाले हैं कि आखिरकार इस पर्टिकुलर आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर एक ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है जिसका नाम है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022। बहुत ज़्यादा चर्चा में आने वाला है आने वाले टाइम पर, इसी वजह से पहले ही मैं आप लोग को ये पढ़ा रहा हूँ। अब इस बिल का मेन मकसद क्या है? प्रोहिबिट करना, मतलब रोकना। किस चीज़ को? रिलीजियस कन्वर्जन को। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बहुत सारी शादियाँ होती हैं, उन शादियों के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, या फिर बहला फुसला कर, ठीक है, या चूना लगाकर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है, शादी करने के बाद उसके बाद यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के ऊपर जोर डाला जाता है कि वो अपना रिलीजन चेंज करे।
तो इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए इस बिल को लाया गया है। तो एंटी कन्वर्जन बिल का मेन मकसद है रिलीजियस कन्वर्जन को रोकना, बेसिकली उन रिलीजियस कन्वर्जन को रोकना जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया जा रहा है, ज़बरदस्ती किसी दूसरे का रिलीजन कन्वर्ट किया जा रहा है, या फिर ज़बरदस्ती फोर्सफुली, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉड तरीके से, या फिर उसको बहला फुसला कर। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अगर यहाँ पर आप कह सकते हो किसी छल से किसी दूसरे व्यक्ति का रिलीजन चेंज करवाया जा रहा है, वो कन्वर्ट करवाया जा रहा है दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर, तो उसको रोकने का काम करेगा ये हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो हमने पहले भी काफ़ी बार सुना है, बहुत सारे स्टेट्स इसको ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, तो बिल्कुल सही सुना है। अब और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनके अंदर ये बिल लागू होता है, वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। उसमें कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी ने ऑलरेडी यहाँ पर इन लॉज को पास कर रखा है जहाँ पर फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन को रोका जाता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर। मेन पॉइंट्स में पहला पॉइंट आता है कि आखिरकार ये ज़रूरत कैसी पड़ गई, एंटी कन्वर्जन लॉ की हमें आवश्यकता क्या है। पहली यहाँ पर पॉइंट है वो है नो राइट टू प्रोसेलेटाइज। अब यहाँ पर प्रोसेलेटाइज का मतलब है फुसलाना। देखो, हमारा संविधान हक देता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आपने जो भी आपको रिलीजन पसंद है उसको आप लोग प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और उसका प्रसार कर सकते हो, दूसरे तक फैला सकते हो, जो करना चाहो अपने रिलीजन के साथ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर ज़बरदस्ती या जो बहला फुसला कर रिलीजन चेंज करवाना है वो बिल्कुल मना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो सोचते हैं कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपना जो रिलीजन है उसको प्रोफेस करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे हम लोग उसका प्रसार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी बढ़ चुकी हैं आज के टाइम पर, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रकार के केसेस बहुत सारे आ भी रहे हैं। तो उनको यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए आज के टाइम पर एंटी कन्वर्जन लॉ की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेना, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, कोई फोर्सफुली काम हो रहा है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती हो रहा है, या फिर कोई बहला फुसला कर किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, मतलब अलग अलग तरीके से कन्वर्जन को मना किया गया है। लेकिन ध्यान सुनना, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है, ठीक है, वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, फिर से बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से अगर चेंज करना चाहता है तो डेफिनेटली वो कर सकता है। लेकिन अगर उसको कोई ज़बरदस्ती उसके ऊपर दबाव डालकर उसको फोर्सफुली उसका रिलीजन को कन्वर्ट करवाता है तो वो चीज़ें रोकी जाएंगी इस बिल के अंदर। क्लियर हुआ? अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम लोग देख पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपरली लोग देखते नहीं हैं, और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि बहुत कुछ फ्रॉड देखने को मिलता है, बहला फुसला कर शादियाँ हो रही हैं। उसके बाद बहुत सारी फ्रॉड तरीके से शादी की जाती हैं, जहाँ पर शादी हो गई, देन उसके बाद यहाँ पर शादी के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना रिलीजन चेंज करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस आए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पे बहुत सारे केसेस अपने सामने देखे हैं जो कि यहाँ पर बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इन्फ्रिंज कर रहे थे, उसका हनन कर रहे थे, उसका वोलेशन भी हो रहा था। तो इस प्रकार के केसेस रेगुलरली आ रहे हैं, दैट इज़ वाई हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है एंटी कन्वर्जन लॉ की। नाउ अब बात करते हैं जो ये हरियाणा का बिल आ रहा है, इसके क्या क्या प्रोविज़न है। तो प्रोविज़न ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई फोर्सफुली करेगा तो वो यहाँ पर सज़ा खाएगा। अब सज़ा क्या क्या है, देखो इस बिल के अंदर सज़ा बताई गई है, और ये जो सज़ा है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब वेमेन को कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कोई माइनर हो गया, या फिर कोई विमेन हो गया। तो अगर इन लोगों के ऊपर ये फोर्सफुली काम किया जाता है, इन लोगों के ऊपर कोई जोर दबाव डालने के बाद इनका रिलीजन बदलवाया जाता है, तो जो सज़ा है, देखो पहले तो है ही सज़ा, ठीक है, सज़ा भी है, जेल भी और फाइन भी है, लेकिन क्या है, अगर इन लोगों के साथ ही काम किया जाता है तो सज़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पनिशमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मकसद यही है कि इस चीज़ को रोका जाए। ये सारे यहाँ पर इसके अंदर प्रोविजंस मेंशन्ड है। देन उसके बाद हर एक इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो कि अपने रिलीजन को चेंज कर रहा है दूसरे रिलीजन के अंदर, तो उसको यहाँ पर एक तरीके से सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी एक अथॉरिटी को, ताकि हम लोग देख सकें कि ये जो शादी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, ये बेसिक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपना रिलीजन चेंज कर रहा है, कोई फ्रॉड तरीके से तो नहीं हो रहा है ये सब काम, कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसको लेकर एक पहले चेकिंग वगैरह भी की जाएगी, ठीक है। आप कह सकते हो रिलीजन को कन्वर्ट करने से पहले ही आप एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी, और फिर वो पर्टिकुलर अथॉरिटी सारी चीज़ें चेक करेगी कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ी है या नहीं है। देन उसके बाद
आपको अलाउ किया जाएगा कि हाँ एक व्यक्ति रिलीजन को चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग एंटी कन्वर्जन जो लॉ है भारत के अंदर, उसका आखिरकार स्टेटस क्या है। देखो स्टेटस में जब हम लोग आते हैं तो पहली चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 हमें गारंटी देता है किस चीज़ की, कि हम बिल्कुल फ्री हैं, अपने रिलीजन का प्रोफेस कर सकते हैं, कुछ भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्रोपोगेट मैंने आपको बताया ना, प्रसार कर सकते हैं उसको, उस रिलीजन के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हैं, उसको और ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की छूट मिली है हम लोगों को आर्टिकल 25 में। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी पर्सन फोर्सफुली, वही वाली बात वापस से आ रही है, ज़बरदस्ती यहाँ पर किसी के साथ नहीं कर सकता। आप यहाँ पर एक अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रिलीजन के बारे में दूसरे को बता सकते हो, लेकिन किसी के ऊपर दबाव डालकर उसका रिलीजन चेंज नहीं करवा सकते। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एग्जिस्टिंग लॉज की, आज के टाइम पर जो लॉज हैं कुछ, तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेंट्रल लेजिस्लेशन या लॉज नहीं देखने को मिलेंगे। काफ़ी कोशिश की गई, 1954 से रेगुलरली कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट मेंबर बिल को पास किया गया था, आपको पता है प्राइवेट मेंबर बिल पास होता है बहुत मुश्किल से ही अप्रूव हो पाता है, हालांकि जो पब्लिक मेंबर बिल होता है वो अप्रूव हो जाता है जल्दी। और आपको पता होगा रिसेंटली मैंने प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल के बीच में काफ़ी अच्छे से डिफरेंस समझाया था, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, प्राइवेट मेंबर बिल बार बार जारी किया गया था ताकि इस रिलीजियस कन्वर्जन को रेगुलेट किया जा सके, इसको देखा जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन यहाँ पर ये बिल को अप्रूव ही नहीं होने दिया पार्लियामेंट के अंदर। तो इस वजह से हम लोग कोशिश तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर लेजिस्लेशन हो, लेकिन कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास है नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर टाइम बीतता रहा तो बहुत सारे राज्यों ने खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन लेजिस्लेशन करके यहाँ पर कुछ चीज़ें इनेक्ट करी, जहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई अगर कोई जोर जबरदस्ती से काम होगा, फ्रॉड तरीके से होगा या बहला फुसलाकर अगर रिलीजन को चेंज करवाया जाएगा तो बिल्कुल हम तो इसको रोकेंगे। और बहुत सारे स्टेट्स फिर उसके बाद अलग अलग लॉज लेकर आए, जैसा आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारे लॉज लागू हो चुके हैं। नाउ अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हरियाणा की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ। देन उसके बाद नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इस एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर देखो आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, भाई फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है। अब इश्यूज़ क्या है इसमें, इशू क्या है, पहला इशू है वेग टर्मिनोलॉजी, अनसर्टेन या वेग टर्मिनोलॉजी, मतलब ये जो भी बातें बताई गई हैं वो यहाँ पर एक तरीके से अनस्टेबल है, अनक्लियर है। ठीक है। हमें कुछ यहाँ पर साफ साफ पता ही नहीं है। होता क्या है, हमने कह दिया इस लॉ के अंदर कि कोई भी अगर ज़बरदस्ती काम होता है, फ्रॉड तरीके से होता है या बदला फुसला के होता है, ये सब हमें पता है, हमने यहाँ पर कह दिया है। लेकिन क्या होता है, इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है। ठीक है। अगर कोई यहाँ पर सही तरीके से कन्वर्जन भी हो रहा है तो उसको भी रोक दिया जाता है इन सारी चीज़ों का नाम देने के बाद। ठीक है। तो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अनक्लियर हैं, बताया नहीं है कि भाई फोर्सफुली क्या है, फ्रॉड तरीके से क्या है, तो चीज़ें अभी भी हमारे पास क्लियरली सामने आई नहीं है। तो जो भी अगर मान लो कोई लॉफुली भी कन्वर्जन हो रहा है तो उसको भी बेसिकली यहाँ पर रोक दिया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है पहले भी बहुत सारे केसेस के अंदर, जो कि यहाँ पर उसका जो भी हमारे पास लॉ है इसका मिसयूज़ कर दिया जाता है। ये बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। ना वो बात करते हैं, इस प्रकार के केसेस पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट भी हैं। ठीक है। मैरिज को लेकर, कन्वर्जन को लेकर, तो उसमें से हम लोग एक आध जजमेंट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप लोग मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हो तो वहाँ पर अगर आप लोग जजमेंट कर देते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। जजमेंट कोट कर देते हो तो एक जजमेंट है हदिया जजमेंट 2017 का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मतलब एक तरीके से ऑर्डर दे रखा है, उसका जजमेंट है कि देखो कोई भी स्टेट या फिर कोई भी लॉ यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के जो चॉइस ऑफ मैटर है उसके अंदर इंटरप्ट नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पर कोई भी पर्सन है, हर एक पर्सन वो बिल्कुल फ्री है, उसके पास क्षमता है कि वो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके ऊपर खुद डिसाइड कर सके। खासकर जो अगर हम लोग आर्टिकल 21 को देखें तो आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको अगर यहाँ पर शादी करनी है तो वो अपनी खुद की चॉइस से शादी कर सकता है। वो उसका खुद का पर्सनल मैटर है, उन मैटर्स के अंदर खुद की उसकी चॉइस है, राइट टू चॉइस आप लोग कह सकते हो। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना है यहाँ पर जिस व्यक्ति का खुद का चॉइस है वो उसको आगे परस्यू कर सकता है। इसी प्रकार से केएस पुत्तास्वामी और प्राइवेसी जजमेंट जो है 2017 का ये आया था। अगेन यहाँ पर भी यही बात थी, कोई भी इंडिविजुअल है वो उसके पास क्षमता है, वो खुद एबल है कि वो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसकी लाइफ के अंदर उसके रिगार्डिंग वो डिसीजन खुद ले सकता है, खुद यहाँ पर उसकी चॉइस यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारी जजमेंट्स के तौर पर कोट की गई हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो आपका होगा यहाँ पे तो रोका जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रोका जा रहा है, जो फोर्सफुल तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, जो फोर्सफुल तरीके से जो ज़बरदस्ती एक तरीके से रिलीजन को चेंज करवाया जा रहा है, उसको बेसिकली यहाँ पर रोकने के बारे में चर्चा की है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इस आर्टिकल के हर एक एस्पेक्ट को हमने कवर कर लिया है, इसका क्या क्या है, फीचर्स क्या है, प्लस इसका मिसयूज़ क्या है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नाउ अब करना है आप लोगों को फटाफट वीडियो को लाइक करना है। अभी लाइक करना भूल गए होंगे, लाइक करो और फटाफट हमने टारगेट रख रखा है 2K प्लस लाइक्स का, यार जल्दी से पहुंचा दो। आप लोगों से रोज़ बोलता हूं मैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते पढ़ते फिर भूल जाते हो। और साथ ही साथ आप लोग अगर शेयर कर सकते हो वीडियो को तो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, जिससे कि यहाँ पर वीडियो और ज़्यादा दूर तक रीच होगा और भी मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्लस उसके बाद वीडियो का एक तरीके से जो यहाँ पे पर्पज़ बनाने का वो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा, तो बेसिकली वो पर्पज़ भी फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन सेकंड आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पिनल कोड का काफ़ी मिसयूज़ हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ पर बोल रहे हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 पॉलिटी से। आज पॉलिटी के काफ़ी सारे आर्टिकल्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल ही में जजमेंट दिया जहाँ पर बताया कि भाई जो सेक्शन 498A है ऑफ द इंडियन पिनल कोड, उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है, और जो वेमेन से खासकर वो यहाँ पर इसका मिसयूज़ कर रही हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। विमेन के लिए एक ये वेपन है, एक हथियार है, और इसकी वजह से यहाँ पर अपने हस्बैंड को या जो अपने हस्बैंड का पूरा परिवार है उसको फंसा दिया जाता है। और ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ वेमेन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ी, वेमेन के अगेंस्ट में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये मेन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताता है। तो काफ़ी सारे केसेस को एनालाइज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। तो पहली बात तो हम लोग सीखेंगे आखिरकार ये सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड है क्या, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो ये सेक्शन क्या है तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो इंडियन पिनल कोड है 1860 का, ठीक है, इसी का जो सेक्शन 498A है, इसको पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट 1983 के अंदर, भारत के पार्लियामेंट में यहाँ पर 1983 में इसको बेसिकली पास कर दिया गया था। नाउ ये जो सेक्शन 498A है इंडियन पिनल कोड का, ये एक क्रिमिनल लॉ है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो देखो एक यहाँ पर वेमेन है, आप कह सकते हो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर हस्बैंड हो गया या हस्बैंड की कुछ फैमिलीज़ हो गई, हस्बैंड के कुछ रिलेटिव्स हो गए, अगर वो अपनी वाइफ के ऊपर अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्रुएल्टी कर रहा है, ठीक है, निर्दयता दिखा रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, इस हस्बैंड को पनिशमेंट मिलेगी और साथ ही साथ जो हस्बैंड के साथ जो भी यहाँ पर इस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। वो जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर यहाँ पर फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली महिला के प्रति यानी वाइफ के प्रति अगर यहाँ पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, ठीक है, तो वाइफ के प्रति अत्याचार हो रहा है, तो बेसिकली वाइफ यहाँ पर सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी का इस्तेमाल कर सकती है और अपने हस्बैंड और अपने हस्बैंड की पूरी फैमिली को यहाँ पर पूरी तरह से कार्रवाई में छोड़ सकती है। क्लियर हुआ। तो जो सेक्शन 498A है इंडियन पिनल कोड का, बेसिकली यहाँ पर ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को टैकल करता है, वुमेन के प्रति जो हिंसा हो रही है उसको टैकल करने का ये काम करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, वायलेंस तो बहुत प्रकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, चलो मैं आप लोग को वायलेंस के बारे में बता देता हूँ। जो हिंसा होती है वो आपको बहुत तरीके की देखने को मिलेगी, ठीक है। एक होता है फिजिकल वायलेंस, देन सेक्शुअल वायलेंस, देन इमोशनल वायलेंस, देन कंट्रोलिंग बिहेवियर। फिजिकल वायलेंस की बात करें तो यहाँ पर मार पीटी करना, ठीक है, वाइफ को मारना, स्लैप करना, हिट करना, किक बीट करना, तो वो सब फिजिकल वायलेंस के अंदर आता है। सेक्शुअल वायलेंस में यहाँ पर ज़बरदस्ती सेक्शुअल इंटरकॉर्स करना, ठीक है। उसके बाद एक इमोशनल या फिर उसको कह सकते हो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होता है, यहाँ पर वाइफ को इंसल्ट करना, ठीक है, बेइज्जत करना और धमकियाँ देना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद कंट्रोलिंग बिहेवियर आता है कि मतलब उस पर्टिकुलर वाइफ को क्या करना, आइसोलेट कर देना, फैमिली से बिल्कुल अलग कर देना, ठीक है। उसके मतलब हर बार उसके जो मूवमेंट्स हैं उनको मॉनिटर करता रहना, उनको बार बार देखते रहना, उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हो, एम्प्लॉयमेंट के हो, एजुकेशन को, सबके ऊपर रोक लगा देना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर कंट्रोलिंग बिहेवियर कहलाती हैं। ये सब यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है। तो अगर यहाँ पर किसी के प्रति हो रहा है ये, तो बेसिकली वो सेक्शन 498A का ऑफ द इंडियन पिनल कोड का इस्तेमाल कर सकती हैं और यहाँ पर हस्बैंड या फिर हस्बैंड के जो साथ साथ कर रहे हैं उसके और भी यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर केस दर्ज करवा सकती हैं। क्लियर हुआ। नाउ जब हम लोग वायलेंस के बारे में बात करते हैं तो विमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस है उनको टैकल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे एक्ट्स को बना रखे हैं, बहुत सारे कानून है हमारे पास, तो इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस में आप लोगों ने अगर प्रीवियस करके क्वेश्चंस देखे हैं
तो उसमें ऐसे पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद पूछा जाता है सरकार और क्या कर रही है, और क्या इनिशिएटिव्स हैं, और क्या हमारे पास एक्ट हैं। तो आपको 2-3 तो पता होने ही होने चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक एक्ट आता है, यहाँ पर दहेज प्रथा को रोकने के लिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आता है। उसके बाद एक आता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। देन उसके बाद कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देन उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। देन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बारे में आप लोग खुद रीड भी कर सकते हो, ये मैंने आप लोग को पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, चैनल मिलेगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह और भी आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, सब चीज़ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती हैं। क्लियर हुआ? अब हमने 498 के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार सेक्शन 498A का मिसयूज़ हो कैसे रहा है, इसका कैसे गलत यूज़ कर रही है वुमेन। तो यहाँ पर अब हस्बैंड के अगेंस्ट में या जो रिलेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बताया गया है जिस प्रकार से एजुकेशन थोड़ा सा राइज हुआ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, थोड़े लोग नए हुए हैं, काफ़ी कुछ नया सीखा है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी है, ये बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी वेमेंस ने एज अ वेपन इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप कह सकते हो एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि हस्बैंड के खिलाफ में और उसकी फैमिली के खिलाफ में यहाँ पर काफ़ी कुछ क्या है, उनको काफ़ी सारे मतलब फालतू के गलत के केसेस में फंसाया गया है। एग्जैक्टली आप लोग ये कह सकते हो। या फिर यहीं पर विमेन ने एक तरीके से ब्लैकमेलिंग करी है, ब्लैकमेल करा है यहाँ पर लगातार कि ये मेरे को कुछ किया तो उसके बाद ये मैं सेक्शन 498 के का इस्तेमाल करूँगी और ये सब करूँगी। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर यह है कि अपने परिवार वालों को ब्लैकमेलिंग वगैरह करना। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे देखी गई हैं, वाइफ के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेलिंग वगैरह की गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें चली रही थी। उसके बाद मल्लीमत कमेटी रिपोर्ट आती है 2003 के अंदर, और इस कमेटी ने भी मतलब जो भी एक तरीके से एविडेंसेस थे उसको इकट्ठा करने के बाद अपने सिमिलर व्यूज़ दिए कि भाई जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट में कुछ होता है तो यहाँ पर सब खड़े हो जाते हैं, मैन के अगेंस्ट में कुछ होता है तो यहाँ पर ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के अंदर एक रिफॉर्म होने चाहिए, एक यहाँ पर चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस क्या होने चाहिए कि मान लो अब चेंजेस यहाँ पर बताए गए, मैंने एक पिक्चर नीचे लगाया था, वो पिक्चर थोड़ा छुप सा गया है इस पिक्चर के पीछे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी इसके अंदर और बोला था कि देखो अभी यहाँ पर कोई भी केस होता है, मान लो ऐसा कुछ हुआ और कोई वाइफ ने सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी का इस्तेमाल किया और यहाँ पर गई पुलिस स्टेशन और यहाँ पर केस दर्ज करवाया, तो बेसिकली क्या होगा, पहली चीज़ तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ऐसे यहाँ पर केस नहीं लिख सकते। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन करो, पहले चीज़ों को अच्छे से देखो कि वाकई में एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है, क्योंकि अब मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इसका, तो उसको भी हमें देखना होगा। किसी को हम लोग एक तरीके से बेफालतू में भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया पुलिस से जाने से भी पहले पुलिस क्या कर सकती है, एक कमेटी के पास ये पूरा केस पहुँचा सकती है। एक कमेटी जो है बनाई जाएगी, कमेटी जो है इस पूरी चीज़ों को देखेगी और अच्छे से एनालाइज करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, देन उसके बाद इस केस को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, मतलब कि डायरेक्टली उस हस्बैंड को या उसके परिवार को अरेस्ट ना किया जाए। बेसिकली यहाँ पर ये मेन फोकस था इसका। आई होप आप लोगों को ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो ये मैंने आपको पूरा सिस्टम समझा दिया है, सेक्शन 498 क्या है, इसका मिसयूज़ कैसे हो रहा है, और खासकर इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। वायलेंस क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, सारी बात आपको पता चल चुकी है। ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, वो ये हो गई, मैंने हल्का सा एक स्पेस कम कर दिया तो पिक्चर ऊपर आ गई एक के ऊपर एक पिक्चर चढ़ी हुई है। कोई बात नहीं, आर्टिकल हमें दिख रहा है, हमारे काम की चीज़ दिख रही है, काफ़ी है। और ये पिक्चर पीछे लगा हुआ है, पिक्चर हमारे काम का है भी नहीं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट आर्टिकल है, उसमें नई रोशनी स्कीम के बारे में चर्चा की है। अब क्या है, हाल ही में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, इन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया और बताया सरकार ने 26 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन किए हैं इस स्कीम के अंदर। 26 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए हैं पिछले 3 सालों में, 2018 से 2018-19-20। ठीक है, इन 3 सालों में काफ़ी पैसा खर्च किया है, 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसमें लगभग आप कह सकते हो 1 लाख से ज़्यादा वुमेन्स को ट्रेन किया गया है। अब ये स्कीम क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल तो आपने ये कॉन्टेक्स्ट समझा कि आखिरकार सिर्फ चर्चा की जा रही है, राज्यसभा को इन्फॉर्म किया गया है सरकार के थ्रू। ये बात है जो कि आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी लेकिन पूछी जा सकती है, वो यहाँ पर स्कीम के बारे में। और आपको पता होगा, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो प्रीलिम्स के पेपर देखना, वहाँ पर हर साल स्कीम, मिशन, योजना, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो नई रोशनी स्कीम है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का आप लोग जीएस पेपर 2 से तो रिलेट करोगे, साथ ही साथ जीएस पेपर 1 से भी इसको रिलेट कर सकते हो।
तो ये जो नई रोशनी स्कीम है ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर माइनॉरिटी वेमेन के लिए। जो वेमेन्स हैं जो वेमेन है माइनॉरिटी वेमेन, इनके लिए बेसिकली ये एक तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाया गया है जिसका नाम है नई रोशनी स्कीम। इनको सिखाया जाएगा, ठीक है, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। विमेंस को आगे बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर ये स्कीम फोकस करती है, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की वेमेन हैं। और लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो जो वेमेन की एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 65 ईयर्स की होनी चाहिए। इन वेमेन्स के ऊपर काम किया जाता है इस नई रोशनी स्कीम के अंदर। इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था 2012 एंड 13 के बीच में। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो वेमेन्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको मतलब पावर्स देना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना, खासकर माइनॉरिटी वेमेन्स के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना, जो इनके नेबरहुड्स हो गए और भी लोग गए, उन सभी लोगों को थोड़ा सा उठाना, ठीक है, सोसाइटी में थोड़ा सा ऊपर लेकर आना। अब कैसे लेकर आ सकते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, कुछ टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं कि कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है, सरकार से के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, बैंक के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, तो कैसे बातचीत की जाती है। तो इन लोगों को हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा कर, एजुकेशन प्रोवाइड करवा कर थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, जो कि ये काम नई रोशनी स्कीम कर रही है, ठीक है। अब ये काम कैसे किया जा सकता है, इस काम के लिए हमें एनजीओज़ की मदद लेनी होगी। एनजीओज़ की मदद से काम कर रहे हैं सिविल सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए पूरे कंट्री भर में। तो इन सब का यहाँ पर हम लोग हेल्प ले रहे हैं। इनकी हेल्प की वजह से ये आज के टाइम पर स्कीम अच्छे से परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ बताया गया इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विमेंस को ट्रेनिंग देना, ठीक है, लीडरशिप ऑफ वुमेन हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग, हेल्थ और हाइजीन, स्वच्छ भारत, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट हो गया, लाइफ स्किल्स, लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, डिजिटल लिटरेसी। तो ये सब यहाँ पर इनके रिगार्डिंग नॉलेज देना, मतलब अलग अलग यहाँ पर आप कह सकते हो जो सेक्टर हैं, इन सभी चीज़ों के अंदर ये सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पर वुमेन्स को प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इस स्कीम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जो वुमेन है उसके पास पावर आएंगी, ठीक है, वो यहाँ पर एक तरीके से इक्वल तौर पर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखो आज के टाइम पर एक इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और खासकर इंडिया के अंदर आपको एक जेंडर गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है वेमेन और मेन के बीच में, ठीक है। तो ये जो आप वेमेन को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिल जाती है। ये आज के टाइम पर एसेंशियल तो है ही इक्वालिटी के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो है ना बहुत मदद करेगी हमारी इकोनॉमी को भी आगे इकोनॉमी को आगे ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये वेमेन है इनको जब स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो इससे क्या हो सकता है, यहाँ पर ये लोग भी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन देंगी, प्लस जो ये गरीबी है उसको कम करने में यहाँ पर हमारी मदद करेंगी। और फिर उसका जो भी प्रॉब्लम्स है देश के अंदर, वो यहाँ पर वेमेन भी उससे लड़ने में मदद करने वाली हैं। क्लियर हुआ? साथ ही साथ जो वेमेन्स और चिल्ड्रंस आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा वो सफरर हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे यहाँ पर ये लोग गुजरते हैं। खासकर अगर हम लोग बात करें जो पुअर फैमिली है, जिनके पास अच्छे से यहाँ पर एक तरीके से पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर ये स्कीम काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो उनको भी यहाँ पर आगे उठाया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्लियर हुआ? तो हमने अभी माइनॉरिटी वेमेन के बारे में बात करी, नई रोशनी स्कीम माइनॉरिटी वेमेन के लिए। मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें बता दी हैं, स्कीम के बेनिफिट, सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको सब बता दिया। देन उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, माइनॉरिटी वेमेन के लिए नई रोशनी स्कीम के अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, दूसरी सीखो और कमाओ, देन उसके बाद बेगम हजरत महागर्ल्स स्कॉलरशिप, देन नई मंजिल हो गया, देन उस्ताद की फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इसके बारे में हमने रिसेंटली चर्चा की है, उस्ताद चर्चा में था हाल ही में। ओके, नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की गई है सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस के बारे में। मैंने आप लोगों को कल द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर इसके बारे में बताया था, लेकिन ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं, द हिंदू का वीडियो नहीं देखते हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पर भी बताना पड़ रहा है, क्योंकि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगेन इस आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर 2 से ही रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हाल ही में हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस 2022 को रिलीज़ किया है, ठीक है। अब ये बेसिकली गाइडलाइंस है, ये किसके लिए है? जर्नलिस्ट के लिए। जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस को लाया गया है, ठीक है। अब पहली बात तो आपको समझना होगा ये एक्रीडेशन होता है क्या है। देखो एक्रीडेशन की जो डेफिनेशन, इसका मतलब होता है एक ऑफिशियल रिकग्निशन देना, ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट हैं, आज के टाइम पर करेंटली अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर 2457 मतलब 2457 या फिर इंग्लिश में बोलें तो 2457
पीआईबी, मतलब जो पीआईबी जिसके आप लोग आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, तो पीआईबी के कुछ एक्रेडिटेड जर्नल्स हैं, मतलब ऐसे जर्नलिस्ट जिनको एक पीआईबी का ऑफिशियल टैग मिला हुआ है हमारे कंट्री के अंदर, तो इतने जर्नलिस्ट के देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अब क्या है, जो एक्रीडेशन जर्नलिस्ट होते हैं जिनको एक ऑफिशियल टैग मिला हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑफिशियल रिकग्निशन मिला हुआ है, तो अब क्या होगा, उन जर्नलिस्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है सरकार कि उन जर्नलिस्ट को ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जिनको ऑफिशियल रिकग्निशन प्राप्त है या फिर यहाँ पर जिनका एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो वो गाइडलाइंस क्या क्या हैं, तो पहली गाइडलाइन यहाँ पर बताई गई है, प्रोविजन टू विड्रॉ एंड सस्पेंड एक्रीडेशन। जो ऑफिशियल टैग उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को दिया गया है वो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब कोई जर्नलिस्ट कुछ इस तरीके से एक्ट करे या फिर कुछ इस तरीके से काम करे जो कि हमारे कंट्री के सिक्योरिटी, सोवरिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के खिलाफ हो, ठीक है। मतलब कोई जर्नलिस्ट है, उसने ऐसा काम कर दिया जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के खिलाफ है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकता है, हमारी सोवरिटी को खतरा पहुंचा सकता है, इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा सकता है, हमारे जो दूसरे देश के साथ रिलेशंस हैं उनको खतरा पहुंचा सकता है। तो उस केस के अंदर उस जर्नलिस्ट का जो ये एक्रीडिशन ऑफिशियल टैग है उसको सस्पेंड या फिर विड्रॉ भी किया जा सकता है। बेसिकली ये इस गाइडलाइन के अंदर बताया गया, जो ऑफिशियल टैग मिला है वो हटा दिया जाएगा। दूसरा प्रोविजन यहाँ पर इस गाइडलाइन के अंदर क्या है, कि जो भी एक्रेडिट मीडिया पर्सन होंगे, मतलब ऐसे जर्नलिस्ट जिनको एक ऑफिशियल टैग मिला हुआ है सरकार का, तो बेसिकली क्या होगा, वो लोग अपने जो सोशल मीडिया होता है, बहुत सारे यहाँ पर लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं जो कि सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो लोग विजिटिंग कार्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर वो एक्रीडिटेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि भाई वो लोग एक्रीडिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वर्ड है पूरा का पूरा वो इस्तेमाल नहीं करना है, जो ऑफिशियल टैग उन्हें मिला है वो कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है, उसको कहीं पर भी लिखना नहीं है, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर, ना ही प्रोफाइल के ऊपर, ना ही कार्ड्स के ऊपर, ना ही लेटर्स के ऊपर, कहीं पर भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया। तो बेसिकली ये दो गाइडलाइंस आई हैं जिसमें यहाँ पर जर्नलिस्ट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कमर कसने वाली चीज़ें करी गई हैं। मैं अभी आगे आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया ये जो एक्रीडिशन है, ये जो ऑफिशियल टैग है, इसको देने के प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक्रीडिशन, ये जो ऑफिशियल टैग है, ये सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए ही अवेलेबल है, और वो जर्नलिस्ट जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर ये ऑफिशियल टैग दिया जाएगा, ठीक है। ये ऑफिशियल टैग अलग अलग कैटेगरीज में भी दिया जा सकता है, या फिर मतलब कोई जर्नलिस्ट है जिसका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो 5 साल का मिनिमम, देखो कोई भी जर्नलिस्ट होगा उसका जो एक मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसको ये एक्रीडिशन यानी ऑफिशियल टैग दिया जाएगा। या फिर वो व्यक्ति फुल टाइम वर्किंग जर्नलिस्ट होना चाहिए, कोई कैमरा पर्सन होना चाहिए न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर कोई व्यक्ति जो कि 15 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हो तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, उसको भी ये ऑफिशियल टैग दिया जा सकता है। या फिर कोई ऐसे जर्नलिस्ट जिनका 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर की हो चुकी है, वो लोग भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ऐसा बताया गया, उनको भी ऑफिशियल टैग मिल जाएगा। फिर उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट जो कि डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। या फिर यहाँ पर बोला गया कि जो भी फ्रीलांसर हैं वो फ्रीलांसर को तो देखो मिलेगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, लेकिन कोई भी फ्रीलांसर फॉरेन न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग फॉरेन मीडिया न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो उनको ये ऑफिशियल टैग नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि कौन कौन से जर्नलिस्ट एलिजिबल हैं, किन किन के लिए यहाँ पर ऑफिशियल टैग यहाँ पर उनको मिल सकता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ अब इस पूरी चीज़ों को देखने के लिए, एक्रीडिशन के सिस्टम को देखने के लिए इसके ऊपर एक कमेटी है जिसका नाम है सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन कमेटी। नाउ सरकार यहाँ पर एक कमेटी यहाँ पर बनाएगी जिसको हम लोग इसके नाम से जानेंगे। प्लस इस कमेटी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, एक चेयर होंगे, एक तरीके से इस कमेटी को चेयर किया जाएगा जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है उनके थ्रू, साथ ही साथ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इनके थ्रू, साथ ही साथ और भी 25 मेंबर्स होंगे जो कि सरकार नॉमिनेट करेगी। तो ये लोग यहाँ पर इस पूरी कमेटी को चलाएंगे और ये पूरा ये जो एक्रीडिशन का सिस्टम है उसको देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से किन किन जर्नलिस्ट को ऑफिशियल टैग दिया गया है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने का काम इस पर्टिकुलर कमेटी का रहने वाला है। साथ ही साथ बताया गया ये जो कमेटी है 2 साल के लिए फंक्शन करेगी, 2 साल के लिए परफॉर्म करेगी और हर 3 महीने में इनकी मीटिंग हुआ करेगी। अगर यहाँ पर मीटिंग की पहले आवश्यकता है तो पहले भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब दिक्कत यह है कि अब चलो हमने डिस्कस किया कि चलो सही है, जर्नलिस्ट को काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न क्या है। कंसर्न में अगर हम लोग बात करें तो देखो ये जो गाइडलाइंस है ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है,
मैंने आप लोगों को बताया कि देखो जर्नलिस्ट का मेन काम क्या है। जर्नलिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर एक्सपोज करते हैं गलत चीज़ों को, जो भी रॉन्ग डूइंग हो रही है उसको एक्सपोज करना है। और वो गलत चीज़ चाहे वो पब्लिक ऑफिशियल हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, बड़ा बिजनेसमैन हो गया, कॉर्पोरेट ग्रुप्स हो गया, कोई भी कर रहा हो तो उसको एक्सपोज करने का काम किया जाता है इन जर्नलिस्ट के थ्रू, ये आप लोग को पता है। लेकिन सरकार अब यहाँ पर इस एक्रेडिशन ऑफिशियल टैग को देख रही है, तो इससे काफ़ी सारे कंसर्न भी पैदा हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो बदल सकती हैं, क्योंकि देखो ऐसा भी बहुत सारा देखने को मिलता है कि मान लो कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने यहाँ पर बोल दिया, चलो यहाँ पर सही बात पर भी बोल दिया, तो उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, सही बात यहाँ पर उठाई है तो उस पर भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लग सकते हैं, जो कि होता रहता है। आपको पता होगा ये सारे काम देखने को मिलते रहते हैं कि अगर किसी ने सही मुद्दा भी उठाया है तो उसके ऊपर काफ़ी सारे देशद्रोह के चार्जेस और ये बहुत सारे चार्जेस अलग लगा दिए जाते हैं कि हाँ इसने ये काम किया, उसने ये काम किया है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये एक्रीडिशन हमारे जर्नलिस्ट की मदद कैसे करेगा। देखो उनकी मदद बहुत होने वाली है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला पॉइंट है वो है अलाउ एक्सेस टू बिग इवेंट्स। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पर वीवीआईपीज होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे होंगे, वहाँ पर इन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को अलाउ किया जाता है, जाकर ये लोग वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सिक्योरिटी जोन हो गया, उनकी बिल्डिंग्स हो गई, उसके अंदर भी यहाँ पर इन एक्रेडिशन कार्ड वाले एक तरीके से जर्नलिस्ट को एंट्री मिल जाती है। तो यहाँ पर इनको काफ़ी फायदा मिलेगा। प्लस अब बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, देखो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये जो जर्नलिस्ट हैं खासकर जिनको एक ऑफिशियल टैग मिला हुआ है, ये और इनकी फैमिली को यहाँ पर कुछ हेल्थ स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ जो रेलवे टिकट्स होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारी छूट मिला करेगी, उसके ऊपर भी काफ़ी कंसेशंस वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नाउ उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल इसके अंदर इंक्लूडेड है। वो क्या है कि अभी हम लोग जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक अलग सा टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा। देखो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बोलता है, हमारा आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। हम लोग खुलकर बोल सकते हैं, अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली डील करता है आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच से। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि अपने आप को अगर आप लोग खुलकर बोलना है, आपके पास ये राइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक रोक भी लगाई गई है कि आप खुलकर तो बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, आप लोगों को बोलना है लेकिन ध्यान में रखना वो हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा ना पहुंचाए, हमारी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को ना खतरा पहुंचाए, या फिर जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको ना खतरा पहुंचाए, हमारी डेमोक्रेसी, मोरालिटी, इन चीज़ों के लिए खतरा ना बन जाए। तो सोच समझ के बोलना, जो भी यहाँ पर बोलना है ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। तो आर्टिकल 19 के अंदर ये सारी चीज़ें मैंशन हैं। आई होप आप लोगों को ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने आपको सिंपल शब्दों में ये सारी गाइडलाइंस के बारे में बता दिया। एक्रेडिशन क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर क्या सिचुएशन इंडिया के अंदर वो मैंने आप लोगों को बता दिए। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेसिकली वो बात करता है अटल टनल के बारे में। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, अटल टनल को लेकर। ठीक है, अभी इस पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। तो अभी एक चर्चा में क्या है, तो जो अटल टनल है ना, ये ऑफिशियली इसको सर्टिफाई किया गया है वर्ल्ड बुक के थ्रू। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसको ऑफिशियली सर्टिफाइड किया और बोला दुनिया का एक लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये अटल टनल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो अटल टनल है बेसिकली इसको बनाया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आपको ध्यान रखना है, ये आपको अटल टनल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, मैंने आपको बता दिया। इस टनल की क्या खासियत है, क्या फीचर्स है, अभी मैं आप लोगों को एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, जो ये अटल टनल है इसके फीचर में आए तो सबसे पहला फीचर, ये 9.02 किलोमीटर का टनल है, एक लंबा हाईवे टनल है, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल ये देखने को मिल जाता है। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक माउंटेन के थ्रू निकलता है रोहतांग पास से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो एक डिस्टेंस है ना, सोलांग वैली और सिसु दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ करता था। इस डिस्टेंस पर पहले 4 घंटे लगा करते थे कम से कम इन दोनों एरिया को रीच करने के लिए। लेकिन अब क्या है ना, इस टनल के बनने की वजह से, क्योंकि पहले देखो पहाड़ों में होता है क्या है, रास्ता आपको घूम के जाना है, लेकिन अगर यहाँ पर पहाड़ों में एक टनल बना दी जाए, गुफा सी बना दी जाए, इसको खोद दिया जाए तो बिल्कुल आप सीधे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो पहले 4 घंटे लगते थे, वहीं पर अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 15 मिनट्स लगेंगे। 15 मिनट के अंदर अंदर वो रास्ता कवर हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, ये आप लोग मैप देख पाओगे एग्जैक्टली। ये ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन देखने को मिलेगा। इस वाले रीजन के बारे में बात हो रही है। यहीं पर आपको ये रोहतांग टनल भी देखने को मिल जाता है।
और यहीं पर आपको वो सारे एरियाज़ भी देखने को मिलेंगे जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सिसु वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, है ना। जहाँ की हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको रोहतंग ये पास ये देखने को मिल जाएगा जो कि हिमाचल के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। उसके बाद अब हम लोग बात करें कि ये जो टनल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहेगी भाई, ऑल ईयर कनेक्टिविटी, पूरे साल यहाँ पर कनेक्टिविटी बनी रहेगी, चाहे कैसा भी वेदर हो, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पर बनी रहने वाली है। प्लस स्ट्रैटेजिक इन नेचर है, बहुत सिंपल से पॉइंट है यहाँ पर कि देखो लंबे समय तक पूरे साल कनेक्टिविटी रहेगी और इससे क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे जो ट्रूप्स वगैरह, जो जवान वगैरह हैं, हमारे जो जवान हैं और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग यहाँ पे आराम से सप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लोगों की वो यहाँ पर इधर से उधर आराम से ले जाई जा सकेंगी। जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़, पेट्रोल, वेजिटेबल्स, इनका सप्लाई आराम से हो पाएगा, पूरे साल सप्लाई हो पाएगा, क्योंकि बीच में बर्फ़ पड़ती है तो उसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें रुक जाती हैं। और बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन जो टेरेन है वो काफ़ी हद तक डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्लस फार्मर्स के लिए काफ़ी बोन रहेगा कि देखो फार्मर्स के लिए क्या रहेगा, जो मतलब फ्रेश फूड है, फ्रेश फूड यहाँ पर पहुँचा करेगा। जैसे यहाँ पर मटर हो गया, पोटैटो हो गया, तो ये पहुँचते पहुँचते सड़ जाता था, 4 घंटे का रास्ता है यार, है ना। अब क्या है, यहाँ पर 15 मिनट के अंदर सामान पहुँच जाएगा, तो इससे फार्मर्स को भी काफ़ी बेनिफिट होगा, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ टूरिज्म वो भी बूस्टअप होगा। तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई डिफिकल्ट सी चीज़ है समझने के लिए। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है देन उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, अगर हम लोग बात करें जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है गारंटी द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन, ठीक है। आपको फ्रीडम टू रिलीजन कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड किया है एग्जैक्टली, अगर हम लोग कहें तो ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि देखो ऐसे कौन से सेक्शन को ऐड किया गया है जिसका मेन मकसद है जो वेमेन के प्रति क्रुएल्टी होती है, जो वेमेन के प्रति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का काम करता है। वो कौन सा सेक्शन है आप लोगों को बताना है कि अगर वेमेन के प्रति यहाँ पर क्रुएल्टी की जा रही है, कोई उसका जो हस्बैंड है वो उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, वायलेंस का कर रहा है, ठीक है, उसके हस्बैंड की फैमिलीज वाले यहाँ पर वायलेंस कर रहे हैं, तो इसकी ये जो प्रोविजन है ये कौन से सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। आईपीसी का एक सेक्शन है, मैंने आप लोग को ये भी बता दिया है, तो उस सेक्शन का नंबर बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि देखो ऐसी कौन सी यहाँ पर स्कीम है जो कि एक तरीके से जो माइनॉरिटी वेमेन्स है उनके लिए काम करती है, माइनॉरिटी वेमेन्स को ऊपर उठाने का काम करती है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो भी वेमेन 18 to 65 ईयर्स की हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन, नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है और उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो हमारा भारतीय संविधान है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा करता है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, उस आर्टिकल का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है यहाँ पर ऐसा कौन सा टनल है जिसको अभी सर्टिफाई किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के थ्रू और उसको बोला गया है दुनिया का एक लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, वो कौन सा टनल है। आप लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में उस टनल का नाम बताना है। तो आई होप आप लोगों को ये सभी आंसर्स आते होंगे। इन सभी के आंसर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए, जैसे आप लोग को देख पा रहे होंगे, लेकिन खुद सॉल्व करने की कोशिश करना तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पर एक बार गो थ्रू करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में चर्चा की, जो हरियाणा का एंटी कन्वर्जन बिल है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ये बिल पास हो चुका है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। इस बिल की ज़रूरत क्या है हमने अभी पढ़ा था, प्रोविजंस क्या क्या है हमने अभी देख लिया इसके बारे में। एंटी कन्वर्जन लॉ का स्टेटस भारत में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, अभी हम लोगों ने इसको भी चेक किया है, ठीक है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए हैं, हम लोगों ने इसको कवर किया। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने जो सेक्शन 498 है आईपीसी का, उसका कैसे मिसयूज़ हो रहा है हम लोगों ने उसको डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्या क्या सज़ा है इसके अंदर, प्लस डोमेस्टिक वायलेंस किस प्रकार के होते हैं, प्लस जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है इसको रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट है हमारे पास, या फिर जो सेक्शन 498 है इसका मिसयूज़ कैसे कैसे कब कब किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, मैंने भी आप लोग को थोड़ी देर पहले ये सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद नई रोशनी स्कीम के बारे में हमने डिस्कशन किया, जो माइनॉरिटी वेमेन्स हैं, ठीक है, इनको कैसे यहाँ पर हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, इनको कैसे हम लोग ऊपर लेकर आ सकते हैं स्तर पर, उसको लेकर ये स्कीम बात करती है, स्कीम के क्या इंपॉर्टेंस है। प्लस माइनॉरिटी वेमेन्स को लेकर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो क्या क्या हैं उसको डिस्कस किया। देन उसके बाद सेंट्रल मीडिया एक्रीडिशन गाइडलाइंस के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी एक्रीडिशन है वो किस किस को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन सी कमिटीज़ को संभालती है, प्लस इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्लस उसके बाद ये जो एक्रीडिशन है कैसे मदद कर सकता है, ये सारी बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी। दैन फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे पास, वो भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। देन उसके बाद अटल टनल के बारे में जाना हम लोगों ने। अटल टनल यहाँ पर
पर एक तरीके से इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रख लिया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। इस टनल के फीचर्स क्या क्या हैं हम लोगों ने अभी इसको डिस्कस किया है। टनल प्रेजेंट है पीर पंजल रेंज जो हिमालय है, हिमालय की जो पीर पंजल रेंज है वहाँ पर आपको ये टनल देखने को मिल जाएगा। खासकर रोहतंग पास देखने को मिल जाएगा, वहीं पर पास में आपको ये टनल देखने को मिल जाता है। लोकेशन क्या है अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। इस टनल की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ये क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, देन उसके बाद ये सारे आंसर्स हो गए। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ गया होगा। मज़ा आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।